Hello students, it's third video of this chapter, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। देखिए जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था 3D के लिए बहुत बेटा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। पूरा ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए क्योंकि इसमें कई चीज़ें हमें इमेजिन करनी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है उसके बारे में, ठीक है ना, विजुलाइज करना पड़ता है, तो इसलिए पूरा कंसंट्रेशन आपका इधर ही रहना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। मैं ये टॉपिक पहले से लिख लेता हूँ जिससे कि कोई टॉपिक स्किप ना हो जाए। तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की जब आप बात कर रहे हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, देखिए बच्चों आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई लाइन है और कोई पॉइंट है, तो पॉइंट से अगर लाइन के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो देखिए अगर आप एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही पेपर है, उस पर दो लाइनें आपने ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो क्या होगा, ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगी, और नहीं तो क्या होगा, वो दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तो वो कभी मिलेंगी नहीं। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट आप कहीं किसी लाइन पे ले लीजिए और परपेंडिकुलर डाल दीजिए दूसरे, तो इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डाल दिया, दूसरी लाइन पे एक पॉइंट लिया और दूसरे परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसके बीच की डिस्टेंस आपको मिल गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए स्पेस में क्या होता है, इन स्पेस देयर आर लाइंस, कुछ स्पेशल टाइप की लाइंस होती हैं, उनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आज आपसे। स्पेशल लाइंस कैसी होती हैं, हमने अभी तक दो ही तरीके की लाइन पढ़ी हैं, या तो लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग या फिर लाइन होंगी पैरेलल। अब एक ऐसी लाइंस हैं जो ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना ही पैरेलल, ठीक है ना। अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग में नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, मतलब अगर लाइनें पैरेलल होती तो कभी कट नहीं करती, लेकिन अब देखिए एक नया केस हमारे सामने आएगा, उसमें क्या है, स्पेस की हम बात करें। मीन्स मैं अगर डेफिनेशन बोलूं तो ये है, देयर आर लाइंस विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, मतलब इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे और पैरेलल भी नहीं, देखो। और जबकि अभी तक हमने क्या पढ़ा, अगर पैरेलल लाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे जरूर, लेकिन अब एक नया केस आ रहा है आपके सामने, नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। इन फैक्ट सच पेयर ऑफ लाइंस आर नॉन कोप्लेनर एंड आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो अगर मैं आपसे कहूं स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन आप लिख लीजिए तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर स्क्यू लाइंस की डेफिनेशन आपके पास है तो सही रहेगा, ठीक है। लिख लीजिए, देयर आर लाइंस विच आर, अभी मैं इसको ये भी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। नीदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, ओके। तो क्या होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी तो भाई उसमें तो नहीं हो सकती, वो प्लेनर अगर है तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो क्या होता है, इनफैक्ट सच पेयर ऑफ लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, ओके, नॉन कोप्लेनर, दीज लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। तो आपको बात समझ में आ गई, अगर कोप्लेनर होंगी, कोप्लेनर मतलब अगर एक ही प्लेन में लाइन है तो या तो वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। अब ये लाइन की क्या खास होती है, वो कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर लाइंस होती हैं, ठीक है, नॉन कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन नहीं होती। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए, कभी आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक रूम में तो बैठे ही होंगे, और मैं ये मानता हूँ कि वो रूम आपका जो है क्यूबॉइडल होगा, क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा। मतलब जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पे जब आप बना देंगे रूम तो वो कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बन जाएगा। और अगर मान लीजिए रूम का जो बेस है वो स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब इतना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ
कि जिन रूम्स में आप बैठे होंगे वो क्यूब या क्यूबॉइड होंगे, ओवल या किसी और शेप के होंगे तो भाई मैं नहीं कह सकता, मैं नॉर्मल रूम्स की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये जहां मैं सेट कर रहा हूँ येलो कलर का, देखिए ये क्या होगी, ये आपकी जो है छत है, आपके रूम जिसमें आप बैठे हैं उसकी छत है। और मैं ये मान लेता हूँ कि ये क्या है, बेस है। अगर मैं इसको छत कह देता हूँ, ये बेस कह देता हूँ जो मैंने सेट किया, तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरीके का, ठीक है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं वो कैसा दिखेगा आपको, मतलब इस तरीके का आपको कुछ दिखने लगेगा। छत आपको दिख गई और बेस दिख गया। अब आप सोचिए कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप ये जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जहां मैं ट्रायंगल टाइप बना रहा हूँ, ये आपके फ्रंट की लाइन है, मान लीजिए फ्रंट की वॉल है, और ये साइड वाली है, ये साइड वाली हो गई, ठीक है। तो फ्रंट जो आपकी फ्रंट की वॉल है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ये पूरी होगी OCFG, ये हो गई। तो आपके जो बैक साइड में जो दीवार आपको दिखेगी वो कौन सी होगी, ABED होगी, ABED होगी या नहीं, ठीक है। अब आप विजुलाइज कीजिए इसको, सोचिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक लाइन मैं ले लेता हूं, कहां पे, ये मैंने एक लाइन ले ली, ये है आपकी छत पे डायगोनल बना रही है, ठीक है। और एक लाइन मैंने कौन सी ले ली, देखो ध्यान से देखो, ये जो है ये छत वाला कॉर्नर है ना ये, और ये बी मैंने अभी बताया था ABED, वो कौन सा है, ABED जो है आपके जो बैक साइड की दीवार है वो है। तो ये एक लाइन यहाँ से जा रही है, तो ये देखिए अलग अलग प्लेन है। पहली बात, कौन कौन से अलग अलग प्लेन है, देखिए ये एक अलग प्लेन हो गया, ये प्लेन, और ये वाला प्लेन अलग था, ये वाला प्लेन, दोनों अलग अलग प्लेन। तो ये दोनों लाइनें कभी भी जो है ज्वाइन नहीं करेंगी, और ये पैरेलल भी नहीं है। तो आप ही कहेंगे भैया ये आगे बढ़ा दो ज्वाइन कर जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप पहले ध्यान से सोचिए, जो मैंने आपको पूरा कंडीशन बताई वो देखिए। आपकी छत है, मतलब आप जहाँ बैठे हैं, तो आपके सिर के ऊपर जो छत है उस वाले रेक्टेंगल या स्क्वायर को ऊपर वाले को देखिए आप, और जिस तरीके से मैंने ये, और आप इमेजिन कीजिए कि आपने नीचे जो आपके फर्श है उसमें आपने ABC और O लिखा हुआ है चार कोनों पर, और ऊपर वाले जो चार कोने हैं उसमें आपने EFGD लिखा हुआ है। बच्चों अगर आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम समझ में आ गया तो आगे आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोचिए कि आपने जो है G और E को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है ना, और एक लाइन जो है D और B को मिलाते हुए ड्रॉ करी है। तो आप जब करके एक बार देखिए और अपने रूम में बैठ के इमेजिन करिए कि क्या ये कभी मिल पाएंगी, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे, अलग अलग प्लेन में है, ना ही पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। इस तरीके की लाइंस को हम लोग बेटा स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। एक बार रूम में बैठ के अच्छे से देख लीजिए, आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। बाकी के बीच में तो डिस्टेंस आप जानते हैं, अब स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए अगर मैं ये ले लेता हूं कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है, हमें डिस्टेंस दो लाइंस के बीच में चाहिए, स्क्यू लाइंस हैं। इसमें जैसे डायग्राम आप देख रहे हैं L1 L2 दो लाइंस हैं, ठीक है, इनका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लेट ऐसे लिख दीजिए L1 एंड L2। सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर कर दूंगा आज, इससे रिलेटेड जो भी हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते रहिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। ये जो है L1 L2 टू स्क्यू लाइंस है, उनका जो इक्वेशन है वो क्या है, एक इक्वेशन मान लीजिए R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये इक्वेशन हो गया। भाई वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है ना। दूसरा हो गया R इक्वल टू A2 प्लस ये कांस्टेंट, ये हो गया म्यू B2। ये लीजिए दो लाइनें आपकी बन गई, ये A1 है और ये A2, ठीक है, दो लाइंस बन गई। अब देखिए कोई एक पॉइंट जो है, मैं इसमें दिखा देता हूं, कोई एक पॉइंट हमने S ले लिया, किस पे लिया S, L1 पे एक S ले लिया, ठीक है। और ये मैं लिख नहीं रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा L1 का वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर इसका हो जाएगा A1, क्योंकि ये देखो आपने इक्वेशन लिखी है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर A1 हो गया। और एक पॉइंट आपने लिया T कहाँ लिया,
टी आपने L2 पे लिया, ये L2 लाइन है ना, इस पर टी ले लिया एक पॉइंट, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा A2, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा A1। मतलब जब आपने ओरिजिन से इसको रिलेट करके देखा होगा तब A1 A2 पोजीशन है, ठीक है। ये इक्वेशन तो आपको पता ही ना, पहली इक्वेशन ये है L1 की और ये L2 की इक्वेशन है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें मिल गई। अब देखिए, अब आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है, तो वो किसके इक्वल होगा? वो ST का जो प्रोजेक्शन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ तभी याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। द मैग्नीट्यूड, मैं अभी आपको समझाऊंगा अभी, मतलब इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए। ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर जो होगा आपका विल बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, टू दैट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन? ST का प्रोजेक्शन along the direction। अभी चीज कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ऑफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए, तो जरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ ST। ST का प्रोजेक्शन होगा along द डायरेक्शन ऑफ द लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो आप छोड़ दीजिए। मतलब प्रोजेक्शन, अभी प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, प्रोजेक्शन होगा ST का प्रोजेक्शन होगा। अब 3D में इस चीज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। प्रोजेक्शन अभी तक तो हमने बनाया था, प्रोजेक्शन हमने कैसे बनाया था? हमने कहा था भाई सपोज ये V है और ये सपोज U है, तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर है, तो हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो हमने कहा भाई ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यही प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन B, ये जो हो गया ये वाली डिस्टेंस AB, सपोज ये डिस्टेंस है, तो AB ये जो आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन B। अब इसमें तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो डायग्राम हमें 2D में दिख रहा है। इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है थोड़ा सा एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, इधर देख लीजिए, ये डायग्राम देखिए, मैंने कोशिश की है आपको 3D से दिखाने की। देखिए, ये एक लाइन है, सपोज ये लाइन है, ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ये पिंक कलर की, ये सपोज L1 है। ये लाइन कैसी है? ये L1 लाइन है, और ये नीचे जो लाइन आप देख रहे हैं वो L2 है। तो देखिए, ये जो मैं ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ से एक परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, L1 L2 इसकी लाइन से, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये जो है PQ डिस्टेंस है, ये PQ डिस्टेंस, ठीक है, PQ डिस्टेंस है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो PQ डिस्टेंस है, तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को लेता हूँ, ये जो है, मान लीजिए इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, AB नाम दे देता हूँ, तो AB जो है PQ के इक्वल ही तो होगा भाई। ये 3D में आप अपनी छत को देखिए और अपने जो है ये जो फ्लोर है उसको देखिए। तो छत पे आप जब देखेंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट आपका होगा, ये जो पॉइंट आपने बनाया है, ये पॉइंट ये 90 हमने ये लिया, मतलब इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कराया पॉइंट को, यहाँ से यहाँ ऐसे बनाया, और ये एंगल जो है, ये एंगल क्या है? ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अभी आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, इसलिए मैंने ये बताने के लिए किया। तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को अब जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस डायग्राम को अगर मैं ऐसे ले लूं,
मतलब इस तरीके से ऐसे ले लूँ इस डायग्राम को ऐसे, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये पॉइंट इससे ऐसे मैंने ज्वाइन करा दिया, और ये जो है ये 90 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये जो PQ है और ये वाली डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं, ये दोनों इक्वल है। मतलब ये वाली डिस्टेंस जो है आप देख रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस, ये पिंक, मान लीजिए मैं इसको कह देता हूँ, कुछ भी बोल दूँ, चलो मैं इसको बोल देता हूँ K बोल देता हूँ, चलो KS जो है वो PQ के इक्वल है, ये मैं बोलना चाहता हूँ आपसे। और ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है ये, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया ना चीज। उसमें तो 2D का डायग्राम है, उसको समझाना मुश्किल है। ऊपर ये जो छत हल्की सी बनी हुई है, ये देखिए, ये आपको ये भी दिख रही होगी, ये जो ऐसे छत बनाई हुई है, ये देखो, ये इस तरीके से बनी हुई है छत, आपको दिख रही होगी, है ना। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये ऊपर छत है, और ये नीचे का हिस्सा है ये आपका, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, ठीक है, क्लियर, समझ गए ना। तो वो पॉइंट जो हमने लिया है, ए पॉइंट लिया है, ठीक है ना, तो वो अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा। और एस और टी कहाँ है वो, अच्छा ये भी मैं लिख देता हूँ, चलिए 1 मिनट, आप इसको चेंज मत करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको बी मत लिखिए यहाँ पे, यहाँ आप इसको एस लिख दीजिए, ठीक है। 1 मिनट, ये पॉइंट क्या है, एस, ठीक है, ये पॉइंट एस ले रखा है हमने, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, ये टी पॉइंट है आपका, ये टी पॉइंट है, ठीक है, ये टी पॉइंट है, क्लियर, देख लो ध्यान से देख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एस टी पॉइंट है, तो एस टी, अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ एस टी, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसे देखिए, ये जो पॉइंट आपका आ रहा है, एक ये देखिए, ये लाइन देखिए जरा, प्रोजेक्शन ऑफ एस टी, प्रोजेक्शन ऑफ एस टी। तो जो एस टी आप देख रहे हैं, एस टी का जो प्रोजेक्शन बनेगा, इस पे एस टी का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो के एस बनेगा ना, के एस, ठीक है ना। जो एस टी का प्रोजेक्शन बनेगा वो के एस बनेगा ना, और जो ये के एस होगा वो किसके इक्वल होगा, ये पी क्यू के इक्वल होगा। ये मैंने आपको इस डायग्राम से दिखाने की कोशिश की। अब आप इमेजिन करिए, आपकी जो रूफ है, जो आपकी छत है जहां आप बैठे हैं, उसके ऊपर देखिए, और वो पॉइंट, उसमें आप इमेजिन करिए कि कौन कौन से पॉइंट आपने लिए हैं, लाइनें कैसे बनाई हैं, तब आपको ये चीज जो है क्लियर होगी, नहीं तो ये क्लियर होने वाली नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये पता कर लेता हूँ प्रोजेक्शन एस टी का, अगर मैंने प्रोजेक्शन एस टी का पता कर लिया, तो हमें जो पी क्यू डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ, आगे बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अब देखिए आपको ये क्लियर हो गया, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, इफ पी क्यू, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये देखिए मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये ले लिया, और बिटवीन L1 एंड L2 है ना, ये दो वेक्टर, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर है, और इसमें ये और लिखना पड़ेगा, देन इट बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ B1 एंड B2, ठीक है ना, B1 एंड B2। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, द यूनिट वेक्टर एन कैप अलोंग PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर हमने दिया। PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर लेने की ये जरूरत है, क्योंकि उससे डायरेक्शन भी चाहिए ना, डायरेक्शन भी तो हमें उसी में चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसको अब मैं बता देता हूँ आपको, एन कैप का मतलब क्या हुआ। एन कैप का अगर यूनिट वेक्टर आपको चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है, B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के परपेंडिकुलर हम एक ही तरीके से ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया, B1 क्रॉस B2, ये आ गया, और इसके मॉड से आप डिवाइड कर दीजिए, B1 क्रॉस B2 का जो आपने ये मॉड ले लिया। अरे कोई भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं, आपको याद है या भूल गए। जैसे मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, तो ए का अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, एन कैप इक्वल टू वेक्टर पे अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक है। वैसे ही हमें B1 क्रॉस B2 एक वेक्टर है, उसको हमने ले लिया। इसकी जरूरत क्यों है, आप समझिए, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें PQ चाहिए, PQ ही हमारा आंसर है ना।
पी क्यू चाहिए, तो कोई भी वेक्टर होता है उसका हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो मैग्नीट्यूड मान लीजिए ये डी है, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए होती है, तो डायरेक्शन हमारे पास ये है। ठीक है, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड डी है और आपका डायरेक्शन क्या है, एन है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो रही है। क्योंकि आप जो वेक्टर बनाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ एस टी का जो आप प्रोजेक्शन बना रहे हो, एस टी का प्रोजेक्शन, अब जो है देखिए ये चीज आएगी आपकी। अब देखिए डी क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है। अब एक चीज और जो अभी रह रही है, थीटा जो है, थीटा क्या है, एंगल है। किसका एंगल है, थीटा जो है आपका एंगल है। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई वही अब मैं सिर्फ बता रहा हूं लिख के आपको। ठीक है, एस टी एंड पी क्यू, इनके बीच का एंगल जो है वो है थीटा। ठीक है, क्लियर। मतलब आप ये देखिए, ये एस टी है और ये पी क्यू है। तो मैंने क्या किया, पी क्यू को यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ शिफ्ट कर लिया, जिससे कि हमें थीटा जो है दिख जाए। ठीक है, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगी, भाई ये दूर दूर है तो फिर थीटा कैसे आएगा। तो देखिए इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो सिंपल सी बात हो गई कि अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो पी क्यू इक्वल टू, कैसे लिखूंगा, एस टी कॉस थीटा। अरे ये 90 हो गया भाई, और ये थीटा है, थीटा है तो थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर। मतलब अगर इसमें ए एस आएगा, अगर इसमें ये लाइन आती है ए एस, तो मैं उसके लिए पी क्यू लिख दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको डायग्राम दिखा दिया पूरा सा। अब देखिए, आप जानते हैं कॉस थीटा होता क्या है। वैसे एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया, ठीक है, एक रिलेशन आ गया, यही बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। और कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यही होता है ना। तो मैंने कैसे किया, ए ये वेक्टर है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ये होता है। देखिए ये कॉस थीटा आपका हो गया, क्लियर। तो देखिए अब अगर मैं इसको लिखता हूँ पी क्यू को, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू आप इधर देखिए, एस टी क्या है, एस टी जो है हमने क्या लिया था, एस टी जब आप निकाल रहे हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे, एस टी को आप लिखेंगे, एक मिनट, ये एस टी है ना, तो इसका जो एस टी का पोजीशन वेक्टर इसका क्या है, इसका आपके पास पोजीशन वेक्टर एक का है a1, ये देखिए एस टी जब आप दे रहे हैं तो इसका एक का पोजीशन वेक्टर है a1 और एक का पोजीशन वेक्टर a2 है। तो जब आप इसको निकालना चाहते हैं, डिफाइन करेंगे एस टी को, तो कैसे करेंगे, a2 माइनस a1। तो ये आपका हो गया एस टी आ गया a2 माइनस a1, ये हो गया एस टी। अब क्या बच रहा है भाई, पी क्यू बच रहा है। तो पी क्यू ये है, ये पी क्यू है, ये लीजिए सारी चीजें हैं हमारे पास अब तो पी क्यू को मैंने लिख दिया डी डॉट एन कैप, और इसकी जगह क्या हो गया, a2 माइनस a1, ये देखिए अभी इतना आया। अब पी क्यू जो आपका है उसका मॉड जो है d हो गया, और इसका कितना हो गया, एस टी हो गया, क्लियर। ये सारी चीजें आपके पास अभी तक इतनी आ गई। ठीक, अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये देखिए ये आ जाएगा आपके पास d डॉट एन कैप, तो देखिए ये हो गया d डॉट एन कैप। एन कैप का मतलब क्या है, एन कैप अभी आपने निकाला ना, ये देखिए, ये देखिए ये एन कैप आपने निकाला है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये एन कैप है आपका b1 क्रॉस b2 मॉड ऑफ b1 b2। तो आप इसको लिख दीजिए b1 क्रॉस b2 मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये लीजिए ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ये लीजिए, ये एन कैप की वैल्यू आपने रख दी, और इसमें जो है डी से डी काट दीजिए, तो इसमें डी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, एन कैप की वैल्यू लिख दी, और ये कितना है, b1 क्रॉस b2, ये सब आ गया, और ये क्या बचा, एस टी बचा, ये लीजिए, यानी कि ये हमारे पास आया। ठीक है, अब देखिए इतनी चीज आपके पास आ गई, यानी कि अब मैं इसको क्या लिखूं, अब मैं इसको लिखता हूं, एक मिनट, इसको मैंने ऐसे लिखा,
आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी हो गई डी। तो डी इक्वल टू क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी आपने क्या, अरे भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो ली थी हमने, पी क्यू, ये थी ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और पी क्यू किसके बराबर है, एस टी कॉस थीटा, जो कि प्रोजेक्शन है। तो देखिए, तो हमने क्या किया, ये डी को हमने लिखा, डी को क्या लिखेंगे हम, पी क्यू, और पी क्यू किसके इक्वल है, एस टी कॉस थीटा। तो देखिए, तो आप जब लिखेंगे डी इक्वल टू, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए ये एस टी का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा की वैल्यू ये है ना, ये देखिए ये कॉस थीटा की वैल्यू ये वाली है, पूरी कॉस थीटा की वैल्यू ये है। तो एस टी का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो एस टी से एस टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये एस टी से ये वाला एस टी। तो ये आंसर आपका आ जाएगा B1 क्रॉस B2। देखिए बेटा, पर्पस ये है, आप डायरेक्ट भी इस फार्मूले को याद कर लेंगे, लेकिन इस बार के लिए सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देख लें। और प्रूफ करने से ये भी फायदा हो जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन आपको मिल गया, तो आप कम से कम इमेजिन कर सकते हो और उसको जो है आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता कर लिया, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, क्लियर। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है फॉर स्क्यू लाइंस। अब देखिए, जब आपने ये सीख लिया, फिर आपके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करते हैं, डायग्राम आपके पास है, तो अगर मान लीजिए एक लाइन ये है R1 इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और एक आपके पास है A2 प्लस म्यू B2, ये हमने दो लाइनें ले ली। अब देखिए, एक खास बात, मैंने B1 B2 यहाँ लिखा है, इसमें B1 B2 लिखने की जरूरत नहीं, B लिख दीजिए सिर्फ। क्यों ऐसा हमने किया, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपको पता चल गया, किसका पोजीशन वेक्टर, अगर मैं बात करता हूँ, एक पॉइंट है, देखिए इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले मैं लिख चुका हूँ सारा कुछ। S एक पॉइंट है L1 पे और T एक पॉइंट है L2 पे, ठीक है। और ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो A1 मिल गया आपको, और इसका पोजीशन वेक्टर A2 मिल गया आपको, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मिल गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले प्रूफ में कर चुके हैं, इसलिए अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और L1 L2 आर कोप्लेनर, L1 L2 कोप्लेनर होंगे, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस हैं, कोप्लेनर हैं। तो देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं हम फ्रॉम T, देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम T से बात कर रहे हैं, ऑन द लाइन L1 इज P। अगर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात आप कर रहे हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात आप T से कर रहे हैं, तो ये P है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन लाइन आपको L1 L2 चाहिए, तो देखिए क्या होगा, इसको जरा देती है, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस L1 एंड L2 इज इक्वल टू TP। ये लीजिए, आपको समझ में आ गया ना ये, देखिए, अरे भाई ये TP जो है, यही तो हुई इसके बीच की डिस्टेंस, ये वाली TP, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, तो ठीक है भाई। तो इसमें हमें दो चीज़ों पे और ध्यान देना पड़ेगा, एक हमें देना पड़ेगा थीटा चाहिए हमें। थीटा क्या होगा, ये एंगल है, थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है, एक वेक्टर हमारे पास है ST एंड, और ये जो B है, B किसका है एंगल, ये जो एंगल आप B देख रहे हैं ना, ये B एंगल है, ये जो लाइन का एंगल है, ठीक है ना, उनके बीच का थीटा है, ठीक है। मतलब मैं आपको यहाँ पे अगर बता दूं एक बार, थीटा इसमें डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, ये जो एंगल थीटा है वो किसके बीच का है, एक तो ये ST, ये जो वेक्टर है ST वेक्टर, और जो लाइन है आपकी जो B एंगल बना रही है उस, ठीक है ना, उसके बीच का एंगल है आपका। अब देखिए सिंपल है, अब हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं इसको, अगर मैं इसको लेता हूँ B क्रॉस ST, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो क्या आएगा,
ये आएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एस टी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट तो आप जानते हैं ना, साइन थीटा और एन कैप, ठीक है ना। एन कैप क्या है? एन कैप यूनिट वेक्टर है, आप जानते हैं, परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है? L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। सेम चीजें हैं जो अभी हो चुकी हैं। और एस टी क्या होगा? एस टी जब आप निकालेंगे तो कैसे आएगा? A2 माइनस A1, अभी किया था ना हमने, A2 माइनस A1 बस। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम सही से लिख लेते हैं। आपने ऐसे किया, बी एस टी का मतलब A2 माइनस A1, ये देखिए ये आ गया, और ये आपका बी है। अब देखिए ये एस टी जो आपका था, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं पी टी, पी टी एस टी साइन थीटा को आप पी टी लिख सकते हैं। सिंपल है ये। देखिए एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कोई बात। ये देखिए ये लीजिए, ये इतना, इसको मैंने पी टी लिखा, क्यों लिखा? इस ट्रायंगल को आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस, और अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमने इस तरीके से यूज कर लिया। क्लियर? अब देखिए इसको जब आप लिखेंगे, आपने लिखा b क्रॉस A2 माइनस A1, ये देखिए ये हमने किया क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए अब, तो आपने क्या किया? b, ये आ गया, ये आ गया पी टी, और एन कैप की जगह क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर का जब आप मॉड लेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ये जो डिस्टेंस आपने निकाली, मतलब पी टी जो डिस्टेंस है आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, आपने लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सपोज ये मैंने डी मान लिया, तो किसके इक्वल है? पीटी के ही तो इक्वल है, उसका मॉड। तो आप क्या लिखेंगे? ये देखिए यहाँ, इसको यहाँ रखिए, बाकी डिवाइड करके, तो ये हो गया बी क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ बी, ठीक है। ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसमें कोई नई चीज नहीं है। मैं आपको एक बात और ध्यान से दिला दूं, ये जरा ध्यान से देखिए। अभी हमने स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस देखी थी, इसमें क्या था? यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। बस ये बात याद रखने वाली। इसमें इधर देखिए B1 क्रॉस B2 था, यहाँ भी B1 क्रॉस B2 था। अब यहाँ देखिए क्या है? यहाँ सिर्फ B है, B1 क्रॉस B2 वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस में B1 B2 है ही नहीं, दोनों में B और B है। तो इसलिए आप अगर इसको रिप्लेस कर दें B1 क्रॉस B2 को B से, और डॉट प्रोडक्ट जगह क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, तो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। आपने डेरिवेशन भी देख लिया, और आपको ये भी आइडिया लग गया कि हमें किस तरीके से इसको करना है। कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे करना है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये दिया गया, एक लाइन ये दी गई, एक लाइन दी गई, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? d इक्वल टू, और ये दोनों पैरेलल लाइंस तो है नहीं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास यही होगा, B1 क्रॉस B2, ऐसे किया, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, ठीक है, अपॉन B1 क्रॉस B2 मॉड, ये लीजिए। तो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो सिंपल है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले A2 माइनस A1 पता कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये क्या है। पहली लाइन जो है वो ये क्या हो गई? ये A1 है, ये लैम्डा, ये हो गया B1, और ये क्या हो गया? A2, और ये म्यू B2, ये वाला पार्ट जो है क्या हो गया? B2 हो गया। सिंपल। तो अगर मैं A2 माइनस A1 की बात करता हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा 2i माइनस जे माइनस के, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा और क्या लिखूंगा? i प्लस 2j प्लस के, ठीक है।
तो ये देखिए ये क्या आएगा, आई माइनस 3j और माइनस 2k। ठीक है, a2 माइनस a1 आपका ये आ गया। अब देखिए जो टास्क है हमारे पास वो क्या है, b1 क्रॉस b2 हमारे पास होना चाहिए। b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट हम बनाते हैं, आई जे के लिखा, b1 के जो कोफिशिएंट है b1 मैंने बताया था ना, ये पहला वाला b1 है, ये वाला जो है ये क्या है, b1 है। तो इसके कोफिशिएंट लिखिए, तो इसके कोफिशिएंट हमने लिखे 1 माइनस 1 1, और उसके बाद b2 के कोफिशिएंट 2 1 2। ठीक है ना, b2 कौन सा है, b2 ये वाला है, तो b2 कोफिशिएंट मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कैसे आएगा, देखिए आई लिखा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप जानते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -2 -1 माइनस जे को छिपाया तो ये जाएगा 2 - 2, के किया तो ये आ जाएगा 1 × 1 1 प्लस 2। ठीक है, तो आपने ये आ गया आपका -3i, इसके बाद आ गया 0j और प्लस 3k, ये है। ठीक है, तो आपने जो है, अब देखिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब d इक्वल टू a2 माइनस a1 लिखेंगे, तो a2 माइनस a1 क्या है हमारे पास, ये है, a2 माइनस a1 हमने लिख दिया i माइनस 3j माइनस 2k, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, -3i प्लस 3k। अरे भाई a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करेंगे ना, ये वाला ये फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फिर क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 को क्या किया हमने, b1 क्रॉस b2 का मॉड लेना है, तो ये होगा -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये देखिए ये आ गया आपके पास इतना। तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आई का आई से मल्टीप्लाई करूँगा, -3 × 1 कितना हुआ, -3 प्लस 3 k का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना हुआ, -6 अपॉन ये कितना आ गया 1 + 9 + 4, तो ये कितना हो गया स्क्वायर रूट, ये लीजिए। तो देखिए आगे चलते हैं, तो ये आपके पास आ गया -9 अपॉन हो गया 14, इस तरीके से आपका आया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, तो ये हो गया 9, ठीक इस तरीके से आपका जो है ये आ रहा है सॉल्व होकर। ठीक, एक बार कुछ गलती हो गई, ओहो, ये मैंने क्या किया, ये मॉड थोड़ा सा गलत कर दिया, क्योंकि b1 क्रॉस b2 तो ये वाला है ना, b1 क्रॉस b2 ये है, मैंने a2 माइनस a1 कर दिया। b1 क्रॉस b2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये आएगा, मतलब ये आ गया आपका 9 + 9 मतलब 18, यानी 18 आएगा, √18। ठीक है, तो ये 18 हो गया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 18 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 3√2, तो हो गया -9, तो 3 से 3 आप कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा 3/√2। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप √2 का मल्टीप्लाई करिए, आप लिखेंगे 3√2/2। ठीक है, ये आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, b1 क्रॉस b2 का यहाँ ये जो मैंने येलो लिखा है b1 क्रॉस b2 का मॉड है, मैंने गलती से a2 माइनस a1 देख लिया, इसमें आपसे ये गलती नहीं होगी क्योंकि आपकी कॉपी अच्छी है, मेरे में थोड़ा सा दिखा नहीं ऊपर मुझे। अब देखिए ये बोलता है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। हमारे पास फार्मूला क्या है, d = a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब इसमें a1 a2 मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो हमने ये सीखा है, देखिए बहुत सारे फार्मूले अगर आप याद करेंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, तो अच्छी बात है कि हम इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लें। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करता हूँ फर्स्ट वाले को, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो अगर मैं ये कहता हूँ तो इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, एक मिनट आप ये देखिए ध्यान से, ऐसे लिखना चाहिए मुझे, इसको लिखना चाहिए -1 और इसको लिखना चाहिए -1। क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि x - x1 फार्मूला है। फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है, x - x1
अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यही तो है कार्टेशियन फॉर्म, लेकिन यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो इसलिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अब, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ये हो गया माइनस आई। y1 की वैल्यू कितनी आ गई -j, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई -k। ठीक है, इस तरीके से आ गया। फिर प्लस कोई भी आप जो है एक वो यूज कर लीजिए, कांस्टेंट लैम्डा हमने ले लिया, और ए बी सी आप जानते हैं क्या है, ये ए, ये बी और ये सी, मतलब डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हो गए। तो हो गया 7i -6j प्लस के, ये देखिए ये आ गया। अब मैं अगर दूसरे की बात करता हूँ, जो दूसरी लाइन दी गई है, ये वाली लाइन दी गई है, तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 7k, ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस म्यू। क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे तो ये तो डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। तो हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू क्या आएगी, 3, 5 और 7, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। और ए बी सी हमारे पास क्या है, i, ये नीचे वाले -2j प्लस के, ये लीजिए, ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन हो गई। तो अब जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जो इस फॉर्म में दिया हुआ था, देखिए ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन जो है ऐसे तो दिया था पहले, आप देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले से ऐसे दिया हुआ था। तो भैया जब ये वेक्टर फॉर्म में, हमने अब इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया वेक्टर फॉर्म में, तो अब इसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने क्वेश्चन पहले जैसा बना दिया। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, फिर वेक्टर फॉर्म है लेकिन कुछ अलग लग रहा है। मतलब क्वेश्चन हमारा कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ऐसी फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो कुछ और है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले जो फॉर्म है वो बनाएंगे। तो देखिए अगर आपने ऐसे लिखा i माइनस टी आई प्लस टी जे माइनस 2j प्लस 3k माइनस 2tk, ऐसे लिख दिया। तो अगर मैं i माइनस 2j प्लस 3k ये एक साथ कर लेता हूँ, और t वाले टर्म्स एक साथ मुझे करने पड़ेंगे। तो माइनस i प्लस j माइनस 2k। देखिए आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, मतलब इस तरीके से मुझे ये लिखना पड़ेगा, मतलब a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म बनानी पड़ेगी ना। ये देखिए ये a प्लस लैम्डा बी की फॉर्म थी ना, तो मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म जो ये t था इसको सेपरेट किया, ठीक है। सेम मैं इसके साथ करूंगा सेकेंड इक्वेशन के साथ। तो सेकेंड इक्वेशन के साथ जब मैं ऐसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, r इक्वल टू, मैंने ये मल्टीप्लाई किया तो यह एस आई प्लस आई प्लस 2sj माइनस j माइनस 2sk माइनस के, ऐसे लिख लिया। मल्टीप्लाई अंदर कर रहा हूँ तो इससे कि गलती के चांसेस भी कम रहेंगे। तो i माइनस जे और माइनस के, ये बन गया, और s मैंने कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें s जो है कांस्टेंट है। i s का टर्म ये है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म। तो आप देखिए s आपने कॉमन ले लिया, प्लस 2j माइनस 2k, ये देखिए। तो इस तरीके का ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका जो है ये बनेगा। अब आपका जो है बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन बन गया जैसा होना चाहिए था, ठीक है ना। जो फॉर्मेट है a प्लस लैम्डा बी का फॉर्मेट आ गया, इसमें कांस्टेंट क्या है, t और s। तो इसमें आप डर मत जाइएगा कि लैम्डा और म्यू नहीं है तो क्या होगा, तो ये लैम्डा और म्यू की जगह t और s दिया है कांस्टेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं, जिससे कि आपके जितने डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाए। तो a2 माइनस a1 मैं पहले पता करता हूँ। तो a2 माइनस a1 अगर मैं पता करता हूँ तो ये क्या है, ये आपका है a2 और ये क्या है a1, ठीक है ना। मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका a1 है और ये क्या है a2। तो a2 माइनस a1 मैं कर रहा हूँ, तो अब तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ ना, 0i प्लस a2 माइनस a1 जब मैं करूँगा तो ये आएगा प्लस j माइनस का 4k, ठीक है। a2 माइनस a1 सही आ गया। a2 माइनस a1 जब आप करेंगे तो देखिए माइनस का ये माइनस का 3k हो जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं,
अब हम करने वाले हैं B1 क्रॉस B2, क्योंकि B1 क्रॉस B2 की जरूरत पड़ने वाली है ना, तो ये जाएगा I J K। तो आप ये भी जानते हैं कि इसमें कौन सा है B1, ये B1 है ये वाला, और ये क्या है B2 है। तो इसके कोफिशिएंट अब आपको यूज करने हैं। ये क्या लिखते हैं मैंने, ये देखिए, तो ये देखिए हमने एक डिटरमिनेंट बना लिया। तो B1 के जो कोफिशिएंट वो है -1, 1, -2, और इसके क्या आ जाएंगे 1, 2 और -2। ठीक है, तो देखिए जब मैं इसको ओपन करूंगा तो I, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -2 + 4 -j लिखूंगा, तो ये मैं छिपा लूंगा। इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + 2 हो जाएगा ये, प्लस k जब लिखूंगा तो k छिपा लिए, और 2 और -1 का मल्टीप्लाई होगा -2 और -1, यानी कि क्या आंसर आना चाहिए 2i -4j और माइनस का 3k। B1 क्रॉस B2 ये आना चाहिए। ठीक है, B1 क्रॉस B2 कितना आना चाहिए 2i -4j -3k, इतना आपको समझ में आ गया। अब एक काम और भी कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2 जो था उसका मॉड भी अभी निकाल लेते हैं, जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। जैसे पहले हो गया था 2² प्लस -4² प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया 4 + 16 + 9, यानी कि कितना हो गया √29 आ गया। अच्छा, अब देखिए जो आपने सीखा है वो क्या सीखा है, वो देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है ना, ऐसे आप करते हैं इसको A2 - A1 B1 क्रॉस B2, और इसका मॉड लिखते हैं B1 B2 का, ये देखिए ये मॉड आप लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं A2 - A1 मैंने पहले निकाल रखा है, तो ये आया J -4k। ठीक है, डॉट B1 क्रॉस B2 मैंने आपको पहले बता दिया, B1 क्रॉस B2 अगर आप पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। और B1 क्रॉस B2 आपने जो निकाला वो कितना आया था 2i -4j -3k, दिख रहा होगा आपको। देखिए ये हो गया A2 - A1, ये वाला है ना A2 - A1 ये है, और ये B1 क्रॉस B2 ये है। ठीक है, और इसके नीचे जो है इसका वो क्या है मॉड √29 ये लीजिए। तो ठीक है, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और अभी हमें पता चल जाएगा। तो देखिए i का इधर टर्म नहीं है, तो i तो आप जो है छोड़ दीजिए। तो j का j में मल्टीप्लाई जब होगा कितना होगा -4, और तो हो गया -4 और 1, प्लस लगाइए, फिर आ गया -4 और माइनस का 3 अपॉन √29। ठीक है, ये आ गया। तो ये देखिए कितना आ रहा है, तो ये आपका आ गया -4 + 12 अपॉन √29। ठीक है, अब ये आ गया 8/√29। ठीक है, ये आपका जो है शॉर्टेज डिस्टेंस आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा लेंथी है लेकिन टफ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे बच्चों मेहनत जरूर करनी है आपको। ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।